चलिए आज इतिहास के एक ऐसे दिन की पड़ताल करते हैं जिसने भारत की दिशा ही बदल दी। हम तथ्यों और स्रोतों के आईने में ये समझने की कोशिश करेंगे कि महात्मा गांधी की हत्या आखिर क्यों और कैसे हुई। जरा सोचिए, 76 साल से भी ज्यादा पहले की बात है। दिल्ली की एक सर्द शाम, जगह है बिड़ला हाउस। महात्मा गांधी वहां मौजूद हैं और उन्हें शायद इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि अगले कुछ पल हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज होने वाले हैं। तो गांधी जी अपनी रोज की शाम की प्रार्थना सभा की तरफ बढ़ रहे थे। उनकी पोती मनु भीड़ को रास्ता बनाने के लिए कह रही थी, लेकिन उसी भीड़ में एक चेहरा ऐसा भी था जिसका मकसद प्रार्थना करना बिल्कुल नहीं था। और फिर एक पल में सब कुछ बदल गया। वो 3 गोलियों की आवाज, उन्होंने सिर्फ एक जिंदगी खत्म नहीं की, बल्कि एक नए नए आजाद हुए देश के सीने पर एक ऐसा जख्म दिया जो शायद आज तक नहीं भरा है। तो आखिर ये गोली चलाने वाला था कौन? और यहीं पर कहानी एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, चौंकाने वाला मोड़ लेती है, क्योंकि ये शख्स कोई और नहीं बल्कि कभी गांधी का ही एक बड़ा समर्थक हुआ करता था। अब ये जो टाइमलाइन है ये अपने आप में एक पूरी कहानी कहती है। देखिए, 1930 में यही नाथूराम गोडसे गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल था। उनका एक उत्साही फॉलोअर था। और फिर सिर्फ 18 साल बाद 1948 में वही इंसान उनकी हत्या कर देता है। आखिर इन 2 दशकों में ऐसा क्या हुआ? ये बदलाव आया कैसे? इस कैसे को समझने के लिए हमें 30 जनवरी 1948 के उस दिन को देखना होगा, 2 अलग अलग नजरियों से। एक तरफ गांधी का दिन और दूसरी तरफ गोडसे का। तो गांधी जी का दिन देखिए बिल्कुल अपनी रूटीन के हिसाब से शुरू हुआ। सुबह 3:30 बजे प्रार्थना, फिर शहद और नींबू पानी, अखबार पढ़ना, मीटिंग्स, और दोपहर में सरदार पटेल के साथ एक काफी गंभीर बैठक भी हुई। मतलब उनके लिए ये बिल्कुल वैसा ही दिन था जैसे बाकी दिन होते थे। और ठीक उसी वक्त दिल्ली में ही गोडसे और उसके साथी अपनी साजिश को आखिरी शक्ल दे रहे थे। देखिए कितना फर्क है। एक तरफ गांधी जो एक नए देश की चिंताओं में डूबे थे, और दूसरी तरफ गोडसे जो अपनी पिस्तौल में गोलियां भर रहा था। अब देखते हैं कि उन्होंने अपने प्लान को अंजाम कैसे दिया। देखिए, हर कदम कितना सोचा समझा था। पहले मंदिर गए आशीर्वाद लेने, फिर मंदिर के पीछे जंगल में निशाना लगाने की प्रैक्टिस की। अलग अलग तांगों से बिरला हाउस पहुंचे ताकि किसी को शक न हो। और सबसे जरूरी, वो भीड़ में ऐसे घुल मिल गए कि गांधी जी की सुरक्षा में लगे लोग भी उन्हें पहचान नहीं पाए। तो शाम के 5:15 हुए थे। पटेल के साथ मीटिंग की वजह से गांधी जी को थोड़ी देर हो गई थी। अब वो अपनी पोतियों मनु और आभा का सहारा लेकर प्रार्थना की तरफ बढ़ रहे थे, और इसी पल का गोडसे बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उसे अपना मौका नजर आ गया था। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर क्यों? क्या वजह थी? गोडसे ने गांधी को क्यों मारा? इसका जवाब उसने खुद अपने ट्रायल के दौरान अदालत में दिया था। तो जो अब हम देखने वाले हैं वो सीधे सीधे नाथूराम गोडसे के अदालती बयानों और उसकी लिखाई से लिए गए हैं। ये उसका पक्ष है, उसके नज़रिए को समझने के लिए। तो गोडसे की शिकायतों की लिस्ट काफी लंबी थी। उसका कहना था कि गांधी जी मनमाने ढंग से आंदोलन शुरू और बंद कर देते थे। उसे हिंदी की जगह हिंदुस्तानी को बढ़ावा देना पसंद नहीं था। वो पार्टीशन के हिंसा के लिए गांधी को जिम्मेदार मानता था। और जो आखिरी और सबसे बड़ी वजह बनी वो था गांधी का अनशन, भारत पर पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने के लिए दबाव बनाने वाला अनशन। तो उसके नजरिए में ये कोई हत्या नहीं थी, ये एक पवित्र कर्तव्य था। वो खुद को एक ऐसे देशभक्त की तरह देख रहा था जो हिंदू समुदाय के हित के लिए राष्ट्रपिता के जीवन का अंत कर रहा था। बिड़ला हाउस में चली उन 3 गोलियों की आवाज एक भूकंप की तरह थी। एक झटके में पूरा देश, जो अभी अभी आजाद हुआ था, शोक में डूब गया। गांधी जी को वापस बिड़ला हाउस के अंदर ले जाया गया। शाम 5:40 पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। और देखिए विडंबना, देखिए कि जिस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी अहिंसा का पाठ पढ़ाया, उसका अंत इतनी बड़ी हिंसा से हुआ। कहते हैं उनके आखिरी शब्द थे, हे राम। उस शाम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ऑल इंडिया रेडियो पर देश को संबोधित किया। उनके शब्द, दोस्तों और साथियों, हमारे जीवन से रोशनी चली गई है और हर तरफ अंधेरा है। ये शब्द उस वक्त हर हिंदुस्तानी के दिल की आवाज बन गए थे।
लाल किले में मुकदमा चला, गोडसे ने पूरी जिम्मेदारी ली, उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। फैसले में उसे और उसके एक मुख्य साथी नारायण आप्टे को मौत की सजा सुनाई गई। बाकी 6 षड्यंत्रकारियों को उम्र कैद हुई और विनायक दामोदर सावरकर को बरी कर दिया गया। तो कानूनी तौर पर तो मामला खत्म हो गया, लेकिन राजनीतिक और सामाजिक तौर पर इस हत्या ने एक ऐसी बहस को जन्म दिया जो आज भी इतने सालों बाद भी खत्म नहीं हुई है। तो आखिर ये था क्या? एक देशभक्त का कर्तव्य या एक राष्ट्र की सबसे बड़ी त्रासदी? ये सवाल आज भी हमारे सामने खड़ा है। ये एक ऐसी घटना है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि देशभक्ति का असली मतलब क्या होता है, और इसका जवाब शायद किसी एक किताब में नहीं मिलेगा। ये हमें अपने अंदर ही खोजना होगा।